आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानशाह की कहानियों में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको 153वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। उक्त रचना प्रातः स्मरणे पूज्य माता श्रीमती स्वरूपा जी की स्मृति में विनम्रता पूर्वक सम्मान प्रेषित करता हूँ। कहानी में संपूर्ण भाव, समर्पण सहित एवं भाग्य और कर्म पर विवेचना की गई है। आगे गुजरात के वडनगर में सामलदास एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करते थे। वृद्धाश्रम का मालिक ऐसे 31 वृद्धाश्रम पूरे भारत में बसेरा राम भरोसे नाम से चलाता था। सरकारी मदद की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सभी आश्रमों में नियमित रूप से नियम था कि संबंधित कर्मचारी, व्यवस्थापक सहित आश्रम के समस्त सदस्य प्रातः 8 बजे बड़े हॉल में एकत्रित हो जाते थे। वहाँ 3 फुट ऊंचाई की राधा कृष्ण की संगमरमर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति लगी रहती। उसके सामने सामूहिक आरती उपरांत व्यवस्थापक उस दिन का भोजन व्यवस्था का खर्च, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर आदि आदि की आवश्यकता एक पत्र में लिखकर प्रार्थी की जगह व्यवस्थापक एवं समस्त आश्रम सदस्य लिखकर रखा जाता था तथा सामूहिक निवेदन के उपरांत प्रसाद वितरण किया जाता। 2 अथवा 3 दिन के अंतराल में सभी उपयुक्त व्यवस्थाएं स्वतः अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाती थी। यही उनके सभी आश्रमों का नियम था। यदि 1% कभी कभार विलम्ब हो जाता तो सभी आश्रमवासी इसे अपनी कमी मानकर भगवान के सामने विश्वासपूर्वक पुनः समर्पित भाव से क्षमा याचना भी करते थे। आगे वह प्रार्थना भी अनिवार्य रूप से स्वीकृत हो जाती थी। एक बार बीकानेर के आश्रम में सदस्यों द्वारा कुछ गलतफहमी के कारण मनमुटाव उत्पन्न हो गया, जिसके निपटारे हेतु मालिक ने सामलदास का स्थानांतरण बीकानेर कर दिया। इनकी उपस्थिति भर से सब कार्य सुचारू रूप से पुनः प्रारंभ हो गया। सामलदास के व्यवहार से प्रसन्न होकर उनका विवाह जेल रोड पर अम्बाला की घाटी निवासी सौम्या से संपन्न करा दिया गया। उनकी एक लड़की नाम रानी एवं पुत्र जबरदास हुए। जबरदास ने बीए करके MBA किया तथा MNC दिल्ली ब्रांच में जॉब हासिल किया। पुत्री रानी के MA उपरांत विवाह बीकानेर में ही सुनानो की छोटी गवार से संपन्न हुआ। जबरदास ने दिल्ली में बॉयज हॉस्टल में रहना प्रारंभ कर दिया। सामलदास को जबरदास की शादी की चिंता के फलस्वरूप किसी जान पहचान वाले ने एक रिश्ता बतलाया। मैं पत्नी सामलदास लड़की देखने की औपचारिकता हेतु पहुंचे। लड़की के पिता से साधारण परिचय हेतु बात प्रारंभ की। पूछा, लड़की क्या करती है? लड़की के पिता ने कहा, ये है। आगे पूछा, छोटी बहन क्या अभी पढ़ती है? पिता ने कहा कि नहीं, वो भी सीए है। उत्तर से उत्साहित होकर पूछा कि आपका बेटा क्या करता है? तो बताया कि वो भी सीए है और उसकी माँ वो भी सीए है। सामलदास बहुत प्रसन्न हुआ। कहा, पूरा परिवार ही सीए है, यह तो बहुत प्रसन्नता का और गर्व का विषय है। अंत में पूछा कि और आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ग्राहक के हिसाब से नाप एवं कपड़े की कटिंग करता हूँ। तब यह सब सीधे हैं। इस इलाके में हमारा कार्य बहुत पसंद होने से वर्ष लूट जाता रहता है, अतः पूरा परिवार ही व्यस्त रहता है। स्वयं की सहायता हेतु एक
कर्मचारी भी नाप एवं कटिंग हेतु भी रखा हुआ है। आप भी कभी सेवा का अवसर प्रदान करें, अच्छा लगेगा। सारी असलियत जान पुनः जवाब देने का वायदा कर वहाँ से चुपचाप उनके मधुर व्यवहार की प्रशंसा करते हुए प्रस्थान किया तथा जमरदास को सुझाव दिया कि तेरी कार्यालय में कोई अनुरूप कन्या दिखे तो बात चलाना। वैसे हम भी यहाँ प्रयास तो कर ही रहे हैं। जमरदास के संस्थान में एक कन्या अनुप्रिया कलकत्ता निवासी भी कार्यरत थी। जमरदास ने अनुप्रिया के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। स्वीकृति मिलने पर दोनों ने कोर्ट मैरिज की। तदुपरांत मित्रों के सहयोग से आर्य समाज मंदिर जाकर सनातन पद्धति से भी आनंद फानंद में विवाह संपन्न किया। जमरदास ने विवाह बाबत माता पिता को भी सूचित किया था, लेकिन अचानक विवाह पूर्ण संपन्न से वो अप्रसन्न होने से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अतः बीकानेर पत्नी को ले जाने का साहस भी नहीं कर सका। शादी के 2 वर्षों उपरांत एक कन्या प्रियदर्शनी का जन्म हुआ। अतः अनुप्रिया को नियमानुसार 6 माह की मैटरनिटी लीव समाप्त होते अगले 6 माह की लीव एक्स्ट्रा करानी पड़ी। बच्चों को देख हेतु उचित व्यवस्था न हो पाने की एक कारण था। जमरदास कारण चिंतित रहता था। एक दिन वह टेंशन में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अनुप्रिया से बोला कि टिफिन तैयार है क्या। प्रत्युत्तर में अनुप्रिया ने कहा कि किचन की प्लेटफॉर्म पर सब कुछ तैयार रखा है, टिफिन में खाना आपको रखना है। इसे सुनकर जमरदास अचानक क्रोधित हो गया। उस वक्त वह जूते पहन रहा था, वही पत्नी के ऊपर फेंक कर मारा, लेकिन पत्नी ने भी जवाब में द्रुत गति से उसका वही जूता जमरदास के ऊपर फेंका, जो उसकी कनपट्टी को छूता हुआ निकल गया। जमरदास को पत्नी से ऐसे व्यवहार की कतई आशा न होने से वह अचंभित हो बिना टिफिन लिए ही ऑफिस को रवाना हो गया। ऑफिस में साथियों को घटना से जब अवगत कराया तो उन्होंने नंबर मिर्च लगाकर समस्या का निवारण करने के बजाय डाइवोर्स के लिए उकसा दिया। फलस्वरूप डाइवोर्स बाबत वकील द्वारा संपर्क किया। कार्यवाही लगभग 2 वर्ष चली। फलस्वरूप डाइवोर्स संपन्न भी हो गया। कोर्ट के निर्णय अनुसार 2 लाख रुपये जुर्माना, पत्नी के जेवर एवं 6,000 रुपये प्रति माह बच्चे के पालन पोषण हेतु कंपनसेशन, इसके अलावा पत्नी द्वारा खरीदा सारा सामान सादर वापस करना था। फलस्वरूप जमरदास पत्नी को घर साथ लाया तो अपना सारा सामान जो पहले से ही जमरदास ने एक कमरे में रखा हुआ था ले जावे। जैसा आपके आदेशानुसार जमरदास ने 2 लाख रुपये जुर्माने की जगह पत्नी को हाउस सोसाइटी का फ्लैट 3 BHK के पेपर्स जो पत्नी के नाम ट्रांसफर किए हुए थे सुपुर्द किया। इसे देख पत्नी ने कहा कि फ्लैट तो 30 लाख की कीमत का है। तो सावलदास ने कहा कि वर्तमान में कैश की व्यवस्था नहीं हो सकी थी और फिर आगे प्रियदर्शनी का खर्च भी तो बढ़ेगा ही। उसके उत्तर को सुन अनुप्रिया मनी मन बहुत प्रभावित हुई। सोचने लगी कि बंदा तो बहुत भूला है। सारी औपचारिकता के बाद जमरदास ने कहा कि अगर और कोई बात रह गई हो तो बतलावें। प्रत्युत्तर में अनुप्रिया ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यदि पूर्ण कर सको तो बतलाऊं। जमरदास ने कहा कि हाँ, आपकी अंतिम इच्छा भी पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, निसंकोच वही बतलावें। अनुप्रिया ने कहा कि याद है 8 बार मंदिर से विवाह उपरांत जब प्रथम दिन इस घर में प्रवेश किया था तो आपने गोद में उठाकर बेडरूम तक ले गई थी। मैं चाहती हूँ कि 1 माह तक ऑफिस जाते वक्त यही क्रिया पुनः दोहराई जाए। जमरदास की स्वीकृति उपरांत दूसरे दिन से यह कार्य निमित्त दोहराया जाने लगा। इसके कारण अनुप्रिया को वहाँ साथ रहने की अनुमति भी मिल गई। 1 माह व्यतीत होने पर अनुप्रिया ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने उस दिन आपकी ओर जवाब में जूता फेंक कर सचमुच बहुत बड़ा अपराध किया।
जिसे सुन जमरदास बोला कि सारी गलती की जड़ मैं ही हूँ, इसके लिए मैं आज तक पश्चाताप कर रहा हूँ। यह सुनकर अनुप्रिया पति की गले लगकर रोने लगी तथा बोली, सुनो, क्या डाइवोर्स समाप्त नहीं हो सकता क्या? प्रत्युत्तर में जबरदस्त ने डाइवोर्स के पेपर फाड़ कर फेंकते हुए कहा कि हमारे बीच अब कुछ झगड़ा नहीं बचा है। इसकी सूचना माता पिता को भी दी गई। नातिन को देखने की प्रबल इच्छा से 2 दिन उपरांत दोनों दिल्ली आ गए। सावलदास एवं प्रिया रानी ने देखा कि बहू तो हमारे सामने पति का निकनेम झबरू झबरू लेकर संबोधित करती रहती है। अतः एक दिन सास ने बहू को समझाया कि मैं तुम्हें इस घर के कायदे कानून से वाकिफ कराना चाहती हूँ। आगे तो तुम मुझे माँ तथा अपने ससुर को बाबू कहा करो, जैसे कि जमरदास हमें संबोधन करता है। अतः अपने पति को नाम से संबोधन करने से उसकी आयु बढ़ती है, ये ध्यान रखना। बातों को ध्यान से सुनने के बाद बहू ने हाँ में स्वीकृति प्रदान की। शाम को ड्यूटी से जमरदास जब आया तो 2 बजे बजाई, जिसे सुनकर सास ने कहा कि देखो तो बहू, गेट पर कौन आया है? प्रत्युत्तर में लौटकर बहू ने बताया कि वहाँ भैया आए हैं। बहू को जवाब सुनकर सास हतप्रत हो गई तथा बहू को समझाया कि पति को ए जी, ओ जी, सुनो जी, प्रियदर्शनी के पिताजी आदि आदि आए हैं आदि कहकर संबोधन किया कर। भैया तो पगली लाड़ में हम लोग ही कह सकते हैं, पुत्र के लिए संबोधन है बस। सुनने में अच्छा लगता है। पुनः सास को पान खाने का शौक था। एक बार उसके जन्मदिन पर पति सावलदास पड़ोस के पान की दुकान से पान लेने पहुंचे। पान वाला बहुत जबारक एवं मासूमी था। सावलदास को देखकर बोला, बाबूजी कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। परिचय जानने के बाद अपनी स्वभाव अनुसार उसने सावलदास जी से पूछा, बाबूजी एक बात बतलाओ, भाग्य प्रबल होता है अथवा कर्म? प्रत्युत्तर में सावलदास ने कहा कि बैंक में लोकर ऑपरेट करते वक्त पहले मैनेजर अपनी चाबी लगाता है, बाद में हम भी अपनी चाबी घुमाते हैं, फलस्वरूप लोकर खुल जाता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म की चाबी हर वक्त लगाते रहना चाहिए। पता नहीं कब भगवान अपनी भाग्य की चाबी घुमा दे। अर्थात कर्म निरंतर करते रहें, पता नहीं कब भाग प्रबल हो जाए। भाइयों एवं बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम भी आगे कहानियाँ प्रस्तुति का बल प्राप्त होता रहे। जय गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, संचित बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करने हेतु आपका।